A very good morning, students. I am Azizur Rahman Ansari. Today I am presenting here your lecture number 15 of transportation engineering, that is types of the rigid payment, types of joint in the rigid payment. Okay. Since last two lecture में हम लोगों ने design of the rigid payment देखा in cases of the wheel load stresses as well as the thermal stresses. Okay. I think वो clear होगा आपका topic. So आज हम डिस्कस करते हैं आपका types of the joint in the rigid payment. What are the various types of the joint in rigid payment? Okay. And actually में due to some problems कुछ वीडियो लेक्चर्स आपके रिकॉर्ड नहीं हो पाए लास्ट 2 to 3 days. ठीक है. सो इस वीक में हम लोग वो चीज़ें कवर कर लेंगे आपका. ओके. सो इसलिए मैं आपका आज संडे है लेकिन मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ आपका. ओके. एंड इसके बाद फिर आपका क्लासेज जो होंगी वो रेगुलर रहेंगी. सो स्टार्ट करते हैं. आपका लास्ट में जो प्रॉब्लम दिया था हमने आपका, ठीक है, आपका थर्मल स्ट्रेसेस से ही रिलेटेड था, आपका टेम्परेचर स्ट्रेसेस से क्वेश्चन था आपका कि डिटरमाइनिंग द वार्पिंग स्ट्रेसेस एट द इंटीरियर एज एंड कॉर्नर रीजन इन आ 32 सेंटीमीटर थिक कॉन्क्रीट पेमेंट विच ट्रांसवर्स ज्वाइंट एंड लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स at 4.5 meter and 3.6 meter interval respectively. Okay. The modulus of the subgrade reaction is 6 kg per centimeter square percent. Assume temperature difference for a day condition to be 15 degrees Celsius and the radius of contact area is 15 centimeter. Additional data for the cement concrete pavement is given below. E था आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी, सॉरी ई जो है आपका, ये स्मॉल ई जो है वो कोफिशिएंट टेम्परेचर आपका, टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका 10 इंटू 10⁻⁻⁶ ये होता है आपका, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, 10 to 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस. ये है आपका मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट 3 इंटू 10⁵ kg%. ओके. एंड म्यू जो है आपका वो पॉइजन रेशियो है आपका 0.15. सी एक्स सी वाई, देखिए यहाँ पे सी एक्स सी वाई गिवन है आपका. अगर सी एक्स या सी वाई गिवन ना होता तो उसको उसमें हम आपका एल बाई स्मॉल एल एंड बी बाई स्मॉल एल इसे फाइंड कर, लेकिन यहाँ पे सी एक्स एंड सी वाई गिवन है आपका, तो फिर हमें इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं. ठीक है. ओके. सोल्यूशन देखते हैं डायरेक्ट आपको. गिवन क्या क्या है आपका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट ई, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ कॉन्क्रीट ई स्मॉल ई दिया आपका 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस. थर्मल डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम यानी स्मॉल टी दिया आपका 15 डिग्री सेल्सियस. पॉइजन रेशियो म्यू एंड सी एक्स सी वाई. ओके. सो डायरेक्ट आपका जो इंटीरियर के लिए आपका, ठीक है, इंटीरियर के केस में जो फार्मूला है आपका एस आई इज इक्वल टू ई टी बाई 2 सी एक्स प्लस म्यू सिग्मा वाई म्यू सी वाई अपान 1 माइनस म्यू स्क्वायर. ओके. तो आई थिंक हमारे पास सारी वैल्यू है, कैपिटल ई की वैल्यू है, स्मॉल ई की वैल्यू है, टी की वैल्यू, सब कुछ. तो कैपिटल ई की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁵ इंटू स्मॉल ई की वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁶. देखिए 10 इंटू 10⁻⁶ कहीं कहीं पे डायरेक्ट ये आपका लिखा रहता है 1 इंटू 10⁻⁷. ठीक है. तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा क्योंकि 1/10 इंटू 10⁻⁶. ओके. तो ये भी आपका 10⁻⁻1 होगा आपका, तो 6 और ये तो 1 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा आपका डायरेक्ट. ओके. तो ये वेरिएशन कहीं 10 इंटू 10⁻⁶ मिल जाएगा आपको, या फिर कहीं पे आपका 1 इंटू 10⁻⁷. ओके. सो अब डायरेक्ट देखिए वैल्यू आप पुट करेंगे अगर आप, तो आपका एस आई जो आएगा आपका वो, यानी कि इंटीरियर स्ट्रेसेस एट द इंटीरियर इन केस ऑफ द वार्पिंग स्ट्रेसेस, वो आएगा 19.97 kg/cm². एक बार इसका सॉल्यूशन भी आप चेक कर लीजिएगा कैलसी में सॉल्व करके कि ये सही कि नहीं सही आपका. ओके. अब नेक्स्ट है आपका वार्पिंग स्ट्रेस एट द एज रीजन. तो एज रीजन के केस में आपका दो था आपका, क्योंकि देखिए एज पे होगा आपका, तो एक बार लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर दोनों डायरेक्शन में देखेंगे आपका. तो एक तो आपका लॉन्गिट्यूडनल में सी एक्स यानी क्योंकि एक्स हम किस डायरेक्शन में, जैसे सपोज कि ये रोड है आपका. ओके. तो एक्स की वैल्यू हम जो लेते हैं वो अलॉन्ग द, सॉरी मतलब इन द फ्लो ऑफ द ट्रैफिक, जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक फ्लो हो रही वो, एंड जो वाई होता है आपका वो इसका परपेंडिकुलर. ओके. तो सी एक्स आपका सी एक्स यानी ई टी अपान 2 एंड सी वाई ई टी अपान 2. ओके. तो सी एक्स एंड सी वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है आपका. अब इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो हमारा
स्ट्रेसेस होगा एट द एज पे। ओके, तो सी एक्स सी टी अपन दोनों को पुट करिए तो आपका सी एक्स के फॉर्म में जो आया वो 88 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड सी वाई टी के फॉर्म में जो है आपका वो 10.125 kg पर सेंटीमीटर। ओके, तो सो एक्स के फॉर्म में आपका 18 kg आया, तो एस ई की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे वो क्या हो जाएगी 18 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आपका वार्पिंग स्ट्रेसेस एट द कॉर्नर रीजन। ओके, सो कॉर्नर रीजन का आपका फार्मूला डायरेक्ट है एस सी जी इक्वल टू, अब देखिए एस सी है आपका यहाँ पे, ठीक है, वो कन्फ्यूज ना हो जाएगा कि एस आई एस सी, क्योंकि वहाँ पे क्या था लोड स्ट्रेस था वार्पिंग का, व्हील लोड का, यहाँ पे क्या है वार्पिंग स्ट्रेसेस है। ओके, तो ई टी अपान 3 1 माइनस म्यू रूट ए अपान एल। ठीक, तो पहले तो हम एल यानी अब यहाँ पे देखिए स्मॉल एल की ज़रूरत है आपकी। ठीक है, अगर आपका सी एक्स सी वाई ना दिया होता तो हमें पहले एल निकालने की ज़रूरत पड़ती है आपका रिलेटिव स्टिफनेस, लेकिन सिंस कि आपका सी एक्स सी वाई गिवेन था आपका तो हमें यहाँ तक ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है ए बाई मतलब रूट में ए बाई एल है आपका, तो एल की वैल्यू पहले फाइंड कर लीजिए। तो आई थिंक रिलेटिव स्टिफनेस ये फार्मूला सबको रटा होगा, ई एच की 1.12 के 1 माइनस म्यू स्क्वायर का होल पावर 1/4। ओके, एच गिवन आपका थिकनेस ऑफ द स्लैब 32 सेंटीमीटर, के मॉडुलस ऑफ द सबग्रेड रिएक्शन 6 kg पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है आपका। एल, अब एल की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो 108.71 सेंटीमीटर आएगा। ओके, सो एस सी इज इक्वल टू ई टी अपान 3 में, ठीक है, ए की वैल्यू आपका क्वेश्चन में गिवन है 15, एल आपने निकाला है 108.71 एंड बाकी ऑलरेडी गिवन था आपका ई 3 इंटू 10⁻5 इंटू स्मॉल ई 10 इंटू 10⁻6 इंटू 15, टी जो था आपका टेम्परेचर डिफरेंस 15/3 एंड म्यू की वैल्यू 0.15। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एस सी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6.56 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो ये तीनों स्ट्रेसेज आपके एस आई एस ई एंड एस सी, ये यहाँ पे आपके जो है वो क्या है आपके वार्पिंग स्ट्रेसेस है। क्लियर है आपका? ठीक, सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, वो है आपका ज्वाइंट इन द रिजिड पेमेंट। ठीक, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द ज्वाइंट्स प्रोवाइडेड इन द रिजिड पेमेंट। तो आई थिंक ज्वाइंट्स के बारे में हम आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जनरली ज्वाइंट्स जो होते हैं आपके वो 3 टाइप के यूज़ किए जाते हैं आपके कंक्रीट पेमेंट में। ओके, इन केस ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करें आपका बिटुमिनस रोड में, तो वहाँ पे कोई भी थर्मल इंड्यूस नहीं होता है, तो किसी भी जॉइंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पे। ठीक है, लेकिन कंक्रीट के केस में सिंस टेम्परेचर का यानी जिस टेम्परेचर पे हमने कंक्रीटिंग की आपकी, ठीक है, या जिस टेम्परेचर के लिए कंक्रीटिंग की है उससे जब भी टेम्परेचर आपका राइज होगा या फॉल होगा तो आपका कंक्रीट में अफेक्ट करेगा, वो टेम्परेचर की वजह से वेरिएशन होगा, तो वो आपका मे बी एक्सपेंड कर सकता है ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द लो टेम्परेचर। ओके, सो प्रोविजन की बात करें आपका तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एंड वार्पिंग कंक्रीट स्लैब रिजल्टिंग फ्रॉम टेम्परेचर एंड मॉइस्चर चेंजेस, सेम वही है आपका, मॉइस्चर चेंजेस होता है तो भी आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, आपका टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन होता है आपका। ओके, तो फर्स्ट प्रोविजन तो ये, सेकंड है आपका फैसिलिटेट अ ब्रेक इन द कंस्ट्रक्शन एट द एंड ऑफ द डेज वर्क और फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शन टू द वर्क प्रोग्रेस। ठीक, तो कंक्रीट के बारे में एक चीज़ और है, आपने कंक्रीट काफ़ी अच्छे से पढ़ी है आपने, ठीक है, मतलब डीसीएस में भी पढ़ा है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी पढ़ी है। ये प्रॉपर्टी होती है कि हार्डन कंक्रीट एंड फ्रेश कंक्रीट को हम जनरली इन केस ऑफ द प्लेन कंक्रीट की बात करें तो ज्वाइंट नहीं कर सकते। ओके, अगर एक हार्ड हो जाता है एक फ्रेश हो जाता है, बीच में मतलब आपका ज्वाइंट्स रहेगा ही आपका। ओके, सो एक तो प्रोविज़न यही है कि आपका जो सपोज़ कि मान लीजिए डे ऑफ द वर्क आपका एंड हो गया, 8 आवर का डे है आपका, एंड 8 आवर के बाद आपने कंक्रीटिंग सपोज मान लीजिए 1 किलोमीटर का करना है, लेकिन आपने कितना किया आपका सपोज 100 मीटर या 200 मीटर किया, ठीक है, 1 डे में आपका। तो उस केस में क्या होगा आपका, अब जब आप नेक्स्ट डे आओगे आपका नेक्स्ट के लिए तो आपका वो बीच में वो ज्वाइंट्स रहेगा ही आपका, एक ये हो सकता है, या फिर अगर अनएक्सपेक्टेड इंटरप्ट हो गया वर्क आपका ड्यू टू द हाईवे रेनफॉल और एनी अदर रीजन्स, ठीक, क्लाइमेटिक कंडीशन या मे बी आपका मेन या गवर्नमेंट ने ही आपका मतलब किसी पॉलिसी के थ्रू आपका अगर वर्क रुक जाता है आपका, ठीक है, तो उसमें भी आपका जब नेक्स्ट आप जब कंटिन्यू करेंगे तो आपको जॉइंट्स वहाँ पे भी मतलब प्रोवाइड करना पड़ेगा आपका, या इससे जॉइंट्स प्रोवाइड हो जाते हैं आपके। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेमेंट इन द लेंथ ऑफ द कन्वीनियंट विड्थ, ये भी आपका है कि देखिए ये बताया था आपको कि जो लॉन्गिट्यूडनल होती है आपकी जॉइंट्स वो उसका मेन फंक्शन होता है कि लेंथ को सेपरेट करना। ओके,
वन लेंथ जो होती है आपकी वो कितनी होती है, इनके हिसाब से मल्टीपल की बात करें अगर तो 3.5 मीटर होती है, ठीक है। तो मे बी 3.5 मीटर या 3.6 या 7 मीटर पे आपका एक लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्या करता है, आपका सेपरेशन होता है कि एक लेन ये है, दूसरा लेन ये है, तीसरा लेन ये है आपका, ओके। जनरली रिजिड पेमेंट में क्या होती है आपकी सॉरी फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या होता है कि हम सिर्फ मार्किंग कर देते हैं आपका उस पर कि ये एक लेन है आपका, और इसमें क्या होता है जॉइंट्स होता है, मार्किंग इसमें भी किया जाता है, ठीक है, लेकिन आपका जॉइंट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, ओके। सो 3 प्रोविजंस आई थिंक सफिशिएंट है इसके लिए, आप समझ गए होंगे आपका, ठीक है। सो द जॉइंट्स आर डिसकंटिन्यू इन द कॉन्क्रीट पेमेंट स्लैब एंड हेल्प टू रिलीज द स्ट्रेस ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि मतलब एक तो आपका जॉइंट्स जो होता है आपका वो कंक्रीट स्लैब की डिसकंटिन्यूस होती है आपकी, और सेकंड ये होता है कि जो भी स्ट्रेसेस उसमें आपका डेवलप होता है वो आपका रिलीज होता है ईजिली, ठीक। तो कंक्रीट पे या सबग्रेड मॉइस्चर पे, ठीक है, उस पर ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता, ओके। जैसे अभी आपने वार्पिंग का केस पढ़ा है हमने, ठीक। वार्पिंग में क्या होता है आपका, वो कर्लिंग अप हो जाता है या फिर कर्लिंग डाउन हो जाता है ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन एट द टॉप ऑफ द सर्फेस एंड द बिलो बॉटम ऑफ द सर्फेस, ठीक। तो इसीलिए इंटीरियर पे आपका देखा, ये केस हमने पढ़ा है बहुत, उससे बताया था फोकस करके हमने कि इंटीरियर पे ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि इंटीरियर पे जो होती है आपकी वो रिस्ट्रेंड ज़्यादा होती है, ठीक। लेकिन एज की बात कर, कॉर्नर की एज की बात करें अगर, तो वहाँ पे कम होता है क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रेन नहीं होता आपका पेमेंट, तो वहाँ हल्का से आपका कुछ एक्सपेंड कर जाता है, तो उस केस में कर्लिंग अप या फिर कर्लिंग डाउन नहीं हो पाती है, ओके। तो इस चीज़ को भी मेंटेन रखता है, ठीक है। सो द टाइप्स ऑफ जॉइंट की बात करें अगर आपका, तो एक तो हो गया कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स, वन, ओके, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स। दूसरा आपका है कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स, एंड उसके बाद है आपका एक्सपेंशन जॉइंट्स, ठीक है। वार्पिंग जॉइंट्स भी है आपका, ठीक है। जनरली वार्पिंग जॉइंट्स बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, मेन आपका कॉन्ट्रैक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं, ओके। अब इनके फंक्शन की बात करें आपका, तो आई थिंक फंक्शन भी आपका क्लियर है कि फंक्शन यही है आपका, जो अभी जो प्रोविजन है वही एक तरह से फंक्शन है आपका, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का जो फंक्शन होता है आपका, ओके, वो क्या है आपका, contraction joints are provided along the transverse direction to take care of the contraction of the concrete slab due to its नेचुरल श्रिंकेज। वही है आपका कि जिस टेम्परेचर पे हमने कंक्रीटिंग की है उससे जब कंक्रीट टेम्परेचर आपका फॉल होगा, ओके, तो आपका श्रिंक होगी कंक्रीट, ठीक है। तो श्रिंक की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, सो उस चीज़ को मेंटेन करता होगा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स, ओके। एक चीज़ और बता दूँ, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जो होता है आपका, अभी नेक्स्ट आपको नेक्स्ट फिगर में समझा दूंगा। कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो होता है वो कंप्लीट स्प्लिट नहीं होता, यानी कि कुछ डेप्थ तक उसको ग्रुप कर दिया जाता है, बस ग्रुपिंग कर दी जाती है आपकी, ओके। सपोज कि मान लीजिए एच थिकनेस है उसकी, अगर सपोज ये स्लैब है आपकी और इसकी थिकनेस एच है, तो जो आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट होगा वो कंप्लीटली स्प्लिट ना करके हम क्या करते हैं, कुछ डेप्थ तक केवल बस ग्रुपिंग कर दी जाती है टॉप से, ओके, एंड बॉटम पे आपका वो कनेक्टेड रहता है, ठीक है। क्योंकि श्रिंक का देखिए, जो श्रिंक होती है आपके ड्यू टू द वो लो टेम्परेचर की वजह से होता है, और जो लो टेम्परेचर अफेक्ट करता है सबसे पहले टॉप सरफेस पे करता है आपका, ओके। क्योंकि टेम्परेचर जो डाउन होगा आपका वो पहले टॉप सरफेस पे एक्ट करेगा, देन वो फिर ट्रांसफर होगा टू द बॉटम पे, तो ओके। तो इसलिए हम सिर्फ कंप्लीट उसकी वो नहीं करते। एंड इसकी स्पेसिंग की बात करें तो इसमें स्पेसिंग भी बहुत कम होती है, मतलब इसकी ज्वाइंट की बात कर रहा हूँ, ज्वाइंट की थिकनेस की बात कर रहा हूँ मैं, वो बहुत कम होती है आपकी। कंस्ट्रक्शन जॉइंट, तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट ये बता दिया आपको, यही है कि आपका कि जब भी वर्क एक दिन में जितना भी होगा, जब नेक्स्ट डे वर्क स्टार्ट होगा आपका, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट आ जाएगा। अब मे भी आपका आप वर्क हो सकता है कि आप कंस्ट्रक्शन जॉइंट तक ले जाइए, उसके बाद जो है आपका वर्क रोक दीजिए, नेक्स्ट डे वहाँ से स्टार्ट कीजिए, तो आपको कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके। लेकिन ड्यू सपोज़ कि मान लीजिए कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसे वर्क आ गए, ऐसे काम आ गया कि आपको रोकना पड़ जा रहा है कुछ ऐसे रीजन से, देन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स प्रोवाइड किया जाता है। सो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स एंड एक्सपेंशन जॉइंट्स, एंड लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट मिलेगा वो आपका
ओके, एक्सपेंशन जॉइंट की बात करें तो एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड अलोंग द ट्रांसफर डायरेक्शन टू अलाउ मूवमेंट या एक्सपेंशन और द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंक्रीट स्लैब ड्यू टू द टेम्परेचर एंड सबग्रेड मॉइस्चर वेरिएशन। सेम वही है आपका। ओके, वार्पिंग का भी मेन फंक्शन वही है आपका। वार्पिंग जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन टू प्रिवेंट वार्पिंग ऑफ द कंक्रीट स्लैब ड्यू टू द टेम्परेचर एंड स्लैब। बट जनरली वार्पिंग बहुत कम यूज़ किया जाता है आपका, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की जो स्पेसिंग होती है, यानी कि सपोज ये स्लैब है तो कॉन्ट्रैक्शन की जो आपकी स्पेसिंग होती है वो इतनी क्लोज होती है आपकी कि वार्पिंग इससे प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपकी। ओके, हाँ यहाँ पे पिक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपका प्रॉपरली कि अब देखिए ये जो आपका पूरा पोर्शन है आपका, ये पोर्शन जो है आपका, ठीक है, ये पूरी आपकी विड्थ है आपकी, ठीक है। टॉप व्यू की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए ये पूरा विड्थ ऑफ द पेमेंट है ये, ठीक। अब जॉइंट्स देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है आपका, एक सबसे पहले तो आपका ये जॉइंट्स है आपका, वो दैट इज़ आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स जो कि लेन को सेपरेट करता है। देखिए एक है विड्थ ऑफ द पेमेंट यहाँ पे बी मीटर और एक दूसरा है यहाँ पे बी मीटर, मतलब ये लेन को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। अब इसके अगर हम सेक्शन की बात करें यहाँ पे, देखिए इस उसमें क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये कम्प्लीटली स्प्लिट होता है आपका। ओके, मतलब एक सेक्शन ये होगा और दूसरा है आपका पेमेंट, एक लेन ये होगी आपकी, ठीक है। एंड इनके बीच के जो जॉइंट्स होता है बिल्कुल सेपरेट होता है आपका, ये कनेक्ट नहीं होता कहीं पे भी, टॉप से लेके बॉटम तक। टॉप से बॉटम तक मतलब कि आपका सिर्फ स्लैब पोर्शन पर, ये नहीं होता कि सब ग्रेड को भी अलग रखेंगे सब। ओके, एंड बीच में आपका बार यूज़ किया जाता है, ये जो बार्स हैं आपके स्टील बार्स, दैट इज आपका नोन एज द टाई बार्स। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका टाई बार ये। ओके, इसको बोलते हैं हम टाई बार, ठीक है। तो सो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट जो होते हैं वो टाई बार से कनेक्ट होते हैं, ठीक। अब देखिए इस बार का सिर्फ मेन पर्पज ये होता है कि उन दोनों लेन को रिजिडली कनेक्ट रखें, ना कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, क्योंकि देखिए अगर आपकी सपोज कि मान लीजिए कोई भी व्हीकल्स आपकी जाएगी, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पोजीशन की बात बताऊँ, या तो वो एज पे एक्ट करेगा या फिर इंटीरियर पे या फिर कॉर्नर पे, ठीक है। तो इन तीनों केसेस में क्या है, आपका जो व्हील लोड है वो कम्प्लीटली सिर्फ इसी पेमेंट पे है, ना कि इस पेमेंट पे, ठीक है। तो जब इसी पेमेंट पे है आपका, तो जो लोड होगा वो सिर्फ यही पेमेंट बियर करेगा, ये नहीं करेगा। क्लियर, ठीक है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आपका वो इसी पेमेंट पे होगा। तो इसलिए इस बार का जो फंक्शन होता है, टाई बार का मेन फंक्शन होता है, वो सिर्फ ये होता है कि उसको रिजिडली कनेक्ट रखे आपका, किसको, दोनों पेमेंट को आपका, या दोनों लेन को आपको। ओके, सो लॉन्गिट्यूडनल हो गया। अब ट्रांसवर्स की बात करें आपका, तो ट्रांसवर्स में यहाँ पे देखिए एक जॉइंट्स ये है आपका कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स, दूसरा यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स ही लिखा हुआ है आपका, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स ही बहुत पास पास रखे जाते हैं आपके, अप्रॉक्स 4 मीटर 4.5 मीटर या 5 मीटर एज पर डेप्थ ऑफ द स्लैब और द पेमेंट। ओके, एंड एक यहाँ पे है आपका, अब देखिए इस जो इसकी बात करो, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ इसका, आपका ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका, यहाँ पे क्लियर लग रहा है कि ये पेमेंट और ये पेमेंट, मतलब पेमेंट का ये सेक्शन और ये सेक्शन दोनों स्प्लिट है कम्प्लीटली, ठीक है। इसमें जो जो जॉइंट्स की जो स्पेसिंग होती है वो भी ज़्यादा होती है, अप्रॉक्स 2.5 सेंटीमीटर होती है, 2.5 सेंटीमीटर, आई थिंक 2.5 सेंटीमीटर होती है। ओके, सो इस केस में जो पेमेंट होती है वो स्प्लिट रहती है, मतलब कम्प्लीटली बॉटम से लेके टॉप तक स्प्लिट रहता है। इसमें ये नहीं रहता कि टॉप पे ग्रुप किया हुआ, नहीं। देखिए अब देखिए इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देखिए आपका इस पोर्शन का ये यहाँ पे है और दूसरा पोर्शन आपका यहाँ से, ठीक है, बीच में ये बार। अब देखिए यहाँ पे गैप आपका क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है कि एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है आपका, ठीक है। इट मीन्स कि एक्सपेंशन जॉइंट को जो कम्प्लीटली स्प्लिट कर दिया जाता है, एंड दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में डॉवेल बार यूज़ किया जाता है। ओके, देखिए ये स्टील बार ही होता है आपका, डॉयल बार जनरली आपका स्टील बार ही होता है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का होता है आपका। ओके, डॉयल बार का जो फंक्शन होता है आपका, वो आपका स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जैसे देखिए एज की बात कर रहा हूँ अगर, या कॉर्नर की बात करें अगर, तो यहाँ पे जो लोड होगा आपका, ठीक है,
सपोज व्हील यहाँ पे पड़ रही है आपकी, तो वो स्ट्रेस कुछ एज पे भी आपका एज पे आ रहा है आपका, तो वो स्ट्रेस कुछ ये बियर करता है और कुछ क्या करता है हाफ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक। अब वो हाफ करता है, 25% करता है, 75% करता है, ओके। ये डिपेंड करता है आपका टाइप्स ऑफ द डॉवेल बार पे एंड जो आपका पेमेंट की कंडीशन कैसी है, ओके। तो सो फंक्शन की बात कर लेते हैं पहले। तो फंक्शन ये एक्सपेंशन का कि जो भी टेम्परेचर मतलब ड्यू टू द हाई टेम्परेचर जो एक्सपैंड होता है कंक्रीट, उस चीज़ को ये मेंटेन करता है आपका, ठीक है। अब देखिए डॉवेल बार जो होता है आपका, ये मतलब इसी को डॉवेल बार बोलते हैं। डॉवेल बार नेक्स्ट में अभी मैं इसको पिक में दिखाऊंगा आपको डॉवेल बार होता कैसा है आपका, ठीक है। ये लिखा हुआ है लोड ट्रांसफर डॉवेल बार, ठीक। अब इसकी बात कर लेते हैं हम लोग एक बार कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की यहाँ पे, ठीक। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की स्पेसिंग कम होती है। एक दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे सिर्फ ग्रुप किया हुआ बॉटम से देखिए, सॉरी, सिर्फ ग्रुपिंग की हुई है थोड़ी सी आपकी, कंप्लीटली स्प्लिट नहीं होता यहाँ पे पेमेंट, जैसे कि यहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता आपका, ओके। सो यहाँ पे डॉवेल बार की ज़रूरत नहीं होती है आपकी, ठीक है। मे भी आपका रीइंफोर्स कर सकते हैं हम आप, ठीक है। जो आपका नॉर्मल रीइंफोर्स स्टील होता है आपका स्टील बार, वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर डॉल बार यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ करते हैं। ज़्यादातर आपका केसेस में हम आपका स्टील बार यूज़ करते हैं, लेकिन एज़ पर ट्रैफिक डेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा हाई है एंड आपका उस प्रोजेक्ट का जो बजट है वो अच्छा है, तो हम डबल बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डबल बार कंपेयर टू द आरसीसी थोड़ा सा आपका कॉस्टली पड़ता है आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंपल्सन कोई नहीं है, कोई मैंडेशन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे इन केस ऑफ द कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स कि डबल बार ही प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। लेकिन एक्सपेंशन में आपका डबल बार ही यूज़ किया जाता है आपका। तो जो आपका यहाँ पे है वही यहाँ पे भी है आपका, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है बार आपका, ठीक है। एक बार यहाँ पे दिखा दिया गया आपका, ओके। देखिए यहाँ पे डायमीटर ऑफ द डबल बार भी ज़्यादा होता है आपका। तो आई थिंक जॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है आपका, हाँ। अब कंपोनेंट की बात कर लेते हैं एक बार छोटा सा, बहुत जल्दी, कि अब अगर टाइप्स ऑफ द रिजिड पेमेंट की कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे बॉटम पे आपका जो होगा आपका वो सॉइल सबग्रेड, ओके। इसके बाद आपका ये है सबग्रेड पोर्शन, ठीक है। इसके बाद बेस है आपका। अब बेस के बाद सीधे आपका क्या है, सरफेस कोर्स, यानी सरफेस कोर्स मतलब कि जो है आपका कंक्रीटिंग का पार्ट, ठीक है। अब कंक्रीटिंग के पार्ट में देखिए आपका जॉइंट्स शो किया गया है आपका, ये जो जॉइंट्स है आपका वो लॉन्गिट्यूडनल है एंड ये सारे ट्रांसवर्स है। अब इस ट्रांसवर्स में आपका एक जो होगा वो आपका वो एक्सपेंशन होगा, एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स होगा, मे भी कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स भी हो सकता है आपका, ठीक है। एंड ये सरफेस स्ट्रक्चर दिखाया गया आपका यहाँ पे, सरफेस स्मूथनेस और ये सरफेस ये थिकनेस ऑफ द डिजाइन, या जो मतलब कंक्रीटिंग का पोर्शन जितना होता है थिक, ओके। डबल बार यहाँ पे दिखाया गया, इट मीन्स कि ये हो सकता है आपका आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स हो, ठीक है। क्वालिटी की बात करें आपका, तो अब देखिए अब जो जॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपके, ठीक है, मेनली एक्सपेंशन जॉइंट्स पे ये चीज़ ज़्यादा फोकस किया जाता है आपका, कि जो एक्सपेंशन जॉइंट हो आपका वो प्रॉपर हो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में सिंस हाफ ग्रूविंग होती है आपकी, मतलब हाफ पोर्शन हम कट करते हैं, कि सपोज ये आपका थिकनेस है आपका, तो हम क्या करते हैं एक्सपेंशन में क्या करते हैं, बस इतना पोर्शन हमने कट कर दिया, ओके। लेकिन सॉरी कंस्ट्रक्शन में, लेकिन एक्सपेंशन में क्या होता है कि ये कम्प्लीटली स्प्लिट होता है, देन यहाँ पे आपका डबल बार यूज़ किया जाता है, ओके। तो क्वालिटी की तो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है आपका यहाँ पे, कि ये जॉइंट्स किस तरह से प्रोवाइड किया जाए हमारा, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द स्ट्रेस का वो प्रॉपर हो जाए, एक तो सेकेंड जो कनेक्टिविटी है दोनों की बॉन्डिंग वो बेटर हो आपका, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें वही लिखा है कि फॉरेन मटेरियल जो भी है जॉइंट के अंदर उसको पहले रिमूव कीजिए आपका, ठीक है। मैनुअली क्लीन कीजिए जॉइंट्स को, ओके। उसके बाद क्वायर ब्रशिंग कीजिए, मतलब वो कम्प्लीटली क्लीन हो जाए, ओके। देन एयर कंप्रेसर से उसमें जो भी डस्ट है या फिर ऐसी चीज़ें उसको रिमूव करने के बाद प्राइमर यूज़ किया जाता है आपका। प्राइमर का मेन फंक्शन सिर्फ ये होता है आपका कि जब डबल बार आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो कनेक्टिविटी होगी आपकी दोनों साइड में वो प्रॉपर हो जाएगी, ओके।
अब प्राइमर की बात करें अगर आपका, तो प्राइमर की अब देखिए विस्कोसिटी दी वेरी लो विस्कोसिटी एंड पेनिट्रेट्स इन द पोर ऑफ द कंक्रीट। सेकंड ये होता है कि आपका चूंकि जॉइंट्स के बीच में आपका, तो जो भी पोर होगा कंक्रीट में वो आपका फिल हो जाएगा। ओके, सो आपने डबल बार यूज़ किया, देन कंक्रीटिंग की, और फिर बाद में क्या होता है, फिलर कुछ मटेरियल फिल करके सील कर दिया जाता है। अब देखिए फिलर और सील, आपको ये लग रहा होगा यार जॉइंट्स दिया है हमने फिर भी फिलिंग और सीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप फिलर डालेंगे नहीं, सीलिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, सरफेस जो होगा वहाँ पे वो क्या होगा, रफ हो जाएगा। ओके, सो अगर सरफेस रफ हो जाता है तो जब भी व्हीकल्स पास होगी वहाँ पे तो जर्किंग होगी। जैसे आप ब्रिज में देखे होंगे कि जो ब्रिज होता है आपका जनरली जो जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं हम आपके, उसमें फिलर तो यूज़ किया जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है कि जो फिलर है या जो सेलिंग मटेरियल है वो आपका रिमूव हो जाता है ड्यू टू द ट्रैफिक रिपीटेशंस। ओके, तो आपको खुद फील होता होगा अगर आप उधर से पास होइए तो आपको मतलब जर्क फील होता है, तो उस चीज़ को स्मूथ करने के लिए आपका सीलिंग मटेरियल फिल कर देता है। अब सीलिंग की बात करें अगर, तो सीलिंग की प्रॉपर्टी ये होती है आपकी कि वो आपका इन केस ऑफ द लो टेम्परेचर में तो हार्डन होता है आपका। ओके, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर होता है तो आपका वो मेल्ट हो जाता है। ओके, जितनी कंक्रीट बियर कर पाती है, जितने टेम्परेचर को, जितना वेरिएशन की वजह से जिसमें एक्सपांसन होता है, उससे पहले ही वो आपका मेल्ट हो जाता है बिल्कुल। तो मेल्ट हो जाता है तो जो एक्सपेंसन होता है वो चीज़ उसको अपोज नहीं कर पाता। ठीक है, तो एक्सपेंसन आपका एज इट इज, मतलब जिस फंक्शन से डिजाइन किया गया आपका वो एक्सपैंड उतना कंक्रीट होती है, तो इस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, ये देखिए वह शील्ड जो होती है वो फ्लश विद द एडजेसेंट पेमेंट सरफेस इन ईदर साइड इन द समर एंड शुड बी फिल अप टू द 3 to 4 mm बिलो द सरफेस इन विंटर, सो दे में बिकम फ्लश एंड एक्सपेंडिंग ड्यूरिंग द हॉट वेदर। सेम वही है आपका। ओके, अब डॉवेल बार की बात कर लेते हैं। उसमें जो डॉवेल बार यूज़ किया जाता है ट्रांसफर जॉइंट में, उसका फंक्शन क्या होता है आपका, एक तो ट्रांसफर पार्ट लोड अक्रॉस द एडजेसेंट स्लैब, ये करता है आपका कि एक स्लैब पे यहाँ पे है डबल बार की वजह से आपका दूसरे स्लैब पे भी जो लोड यहाँ होगा वो स्ट्रेस इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आपका। ओके, तो दोनों सेफ रहेगा आपका। दूसरा, स्ट्रेस बिकमिंग क्रिटिकल, जो स्ट्रेस होती है वो क्रिटिकल हो जाती है। ठीक है, एंड क्या होती है आपकी, जो सब ग्रेड आपका असिस्ट इन द इवेंट ऑफ द लूज ऑफ सब ग्रेड सपोर्ट एट द लोकेशन ऑफ द जॉइंट, उस चीज़ को असिस्ट करता है। ओके, डबल बार की बात करें तो आपका जनरली माइल्ड स्टील राउंडेड बार होती है जो एम्बेडेड किया जाता है आपका एंड बॉन्ड किया जाता है आपका दोनों साइड पे जॉइंट्स पे। ठीक है, हाफ लेंथ आपका एक में, दूसरा हाफ लेंथ आपका दूसरे पेमेंट की। क्लियर, एरिसेस इज प्रोवाइडेड एट द स्लाइडिंग एंड टू फ्री मोमेंट ऑफ द स्लैब व्हेन यूजिंग। अब देखिए अब इसका मतलब ये है आपका, अब अगर इसमें पिक है तो नहीं, आपका ये डबल बार है आपका एक्चुअल में। देखिए ये इस तरह से डबल बार होता है आपका। ओके, ये आपका, अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत दिख रहा है, पास पास दिख रहा है डबल बार पूरे पेमेंट पे, तो एक्चुअल में ये कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट पे भी डबल बार प्रोवाइड किया गया है आपका, इसलिए ये इतना पास पास है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्शन पे ज्वाइंट ना किया होगा तो सिर्फ एक्सपेंटर में किया गया होता है आपका एक्सपेंशन जॉइंट पे, देन डबल बार जो होती है आपकी वो थोड़े और दूर दूर होती। ओके, हाँ, क्या था आपका कि जो डबल बार होता है आपका, किस पे बात कर रहे थे हम लोग, प्रीफेब्रिकेटेड जॉइंट्स असेंबली position prior to the construction of the slab or the mechanically inserted with the vibration into the plastic concrete by the method which ensure correct placement of the bars। ठीक है, ये उसका मेथड है आपका प्लेसमेंट का, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका ये बहुत। ठीक है, डबल बार शुड बी पोजिशन एट द मिड डेप्थ, सेम वही है कि आपका मिड डेप्थ पे हो, क्योंकि देखिए अगर टॉप पे होगा या बॉटम पे होगा आपका तो स्ट्रेस पूरे पेमेंट पे आपका वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो उस पोर्शन पे आपका फ्रैक्चर हो सकता है आपका, कॉन्क्रीट ये क्रैक कर सकती है आपकी। ओके, एंड अगर आपका उसमें होगा आपका मिडिल पे होगा आपका, तो जो भी आपका स्ट्रेस होगा ठीक है वो प्रॉपरली आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, ये पिक है आपका डबल बार का। ठीक है, अब देखिए कुछ रिकमेंडेशन है आपके आईआरसी के कि जो डबल बार्स होती हैं आपकी, ठीक है, उनका साइज कितना होना चाहिए आपका एंड कितनी कितनी स्पेसिंग पे प्रोवाइड किया जाता है आपका। ठीक, तो वो बताया भी हमने आपको कि वो डिपेंड करता है स्लैब की थिकनेस पे। अब सपोज स्लैब की थिकनेस आपकी 20 सेंटीमीटर है, तो उसके अंदर डायमीटर जो यूज़ किया जाता है वो 25 यूज़ किया जाता है। लेंथ की बात करें तो 500 mm यानी कि 50 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स हाफ मीटर।
एंड स्पेसिंग की बात करें तो वो 25 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे या 250 mm स्पेसिंग पे। ये स्पेसिंग जो है वो बार के बीच की स्पेसिंग है। आप ये मत समझिएगा कि एक यहाँ पे तो दूसरा, मतलब एक जैसे सपोज कि ये पूरी पेमेंट की थिकनेस है आपकी, ये है 3.5 मीटर। ओके, तो 3.5 मीटर में नंबर ऑफ बार्स कितने होंगे आपके, वो 25 सेंटीमीटर के इंटरवल पे ऐसे। सेम नेक्स्ट है आपका 25 अगर है तो 25 डायमीटर, 500 लेंथ जो है आपकी, वो सारी जो होती है वो हाफ मीटर की ही होती है आपकी 500 mm। स्पेसिंग आपका बस 20 के केस में आपका वो वेरी करता है कि 25 सेंटीमीटर होती है, अदरवाइज बाकी जो 300 mm ही होता है आपका, यानी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, बस डायमीटर आपका 20 के केस में 25, 25 के केस में 25, 30 के केस में 32 एंड 35 के केस में 32 mm होती है। ओके, एंड अब देखिए कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स की स्पेसिंग की बात कर रहे हैं आपका। ठीक है, हालांकि इस पर न्यूमेरिकल है, वो हम लोग आगे नेक्स्ट में देखेंगे कि निकालते कैसे बाय फार्मूले से। ठीक है, लेकिन आईआरसी ने जो रिकमेंड किया है वो आपका है, बताया था हमने आपको कि 4 से 5 मीटर के बीच में यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब थिकनेस ऑफ द पेमेंट स्लैब अगर आपकी 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 25 यानी फ्रॉम 15 टू 25 सेंटीमीटर, तो इस केस में आपका जो यूज़ किया जाता है वो है आपका 4.5 मीटर स्पेसिंग। यानी कि ये पेमेंट है अगर आपका, तो एक कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट यहाँ पे होगा, देन 4.5 के बाद दूसरा यहाँ पे। ठीक, एंड अगर हायर थिकनेस है आपका पेमेंट की, यानी हाई ग्रेड की आपकी पेमेंट स्लैब है वहाँ पे, तो देन आपका 30 या 35, उस केस में आपकी स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है 5 मीटर। ओके, सो नेक्स्ट है आपका गवर्निंग स्ट्रेस इन द डॉवल बार, यानी डॉवल बार का फंक्शन क्या होता है। तो एक तो आपका स्ट्रेसेस की बात करें अगर, तो शेयरिंग होती है, उसमें बेंडिंग होती है एंड बेयरिंग। ये 3 टाइप की जो आपकी स्ट्रेसेस होती है वो आपका बियर करता है आपका डॉवल बार। ओके, सो इसके बारे में हम लोग अब देखिए, यहाँ पे है आपका डॉवल ग्रुप एक्शन की बात करें अगर, तो अगर डॉवल बार आपका प्रॉपरली इंसर्ट किया गया आपका बिल्कुल मिडिल पे, ठीक है, तो इस केस में ये हो सकता है कि आपका जो भी 100% जो लोड आ रहा है आपका, जैसे यहाँ डब्लू आ रहा है, तो उसका 50 यानी W/2 यहाँ पे और W/2 यहाँ पे हो। ओके, एंड अगर 100% इफिशियंट है तो डबल बार, अदरवाइज अगर आपका पेमेंट ओल्डर है तो देन सिर्फ 50% ऑफ द W इज ट्रांसफर टू द अदर स्लैब, तो केवल 50% ही ट्रांसफर होता है आपका नेक्स्ट पे। ओके, क्लियर है आपका? ठीक है, सो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, यानी कि कल मंडे को हम लोग जो है इसकी डिजाइनिंग पढ़ेंगे आपका। ठीक है, तो अब जो क्लासेस होंगी आपकी वो रेगुलर होंगी। एक्चुअली कुछ ऐसे वर्क थे आपके घर पे जो नहीं हो पा रहे थे आपकी, मतलब वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था आपका। ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको तो आप से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, आपका व्हाट्सएप, मेल या फिर आपका कॉल के थ्रू। ओके, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मैं उसमें कुछ असाइनमेंट दूंगा आपको। सो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।